नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 35 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, पूजा पाठ से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह के ज्योतिषीय उपाय को आप जानना चाहते हैं, या कोई भी प्रश्न जो कि ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, हमारी ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित आपके मन में उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझसे पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्न को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने नाम के साथ में अपने स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। इसके बाद में जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। द एस्ट्रोलॉजी शो के एक एपिसोड में लगभग 5 से 6 प्रश्नों का चयन किया जाता है। तो यदि प्रश्न ज्यादा हो जाते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपने आज के कार्यक्रम में दिया, जैसे 35th में दिया, तो पॉसिबिलिटी है कि 36th में ना आए, बट 37th या 38th में आपका प्रश्न का जवाब आएगा ही आएगा, इस बात की गारंटी रहती है। तो अपने प्रश्न को आप देते रहिए। हो सकता है कि नेक्स्ट कार्यक्रम में ना आए, क्योंकि आपसे पहले जिन्होंने प्रश्न दिया है उनके प्रश्नों का जवाब उसमें मिलेगा, और फिर आगे चल करके अगर प्रश्न ज्यादा हो जाएंगे तो ये जो 5 से 6 प्रश्नों का हम एवरेज लेकर के चलते हैं, इसको 10 क्वेश्चंस पर एपिसोड पर हम इसको सेट कर देंगे। तो अभी आप अपने प्रश्नों को देते चलिए, जैसे ही अगले एपिसोड्स आते चले जाएंगे आपके प्रश्नों के जवाब को लेकर के मैं उपस्थित होता रहूंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर इस कार्यक्रम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये उज्जवल जी का है। इन्होंने पूछा है कि नमस्कार सर, जन्म यदि राहु कुंडली में 8वें घर में है, लेकिन जन्म कुंडली में राहु 8वें घर में है लेकिन D9 कुंडली में उच्च राशि में 10वें घर में है, तो क्या होगा इसका परिणाम? देखिए, अष्टम भाव के राहु का जो परिणाम है वो तो मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया हुआ है, तो उसको बता करके मैं समय खराब यहाँ पर नहीं करूंगा। शायद आप ही ने पूछा होगा या किसी जिसने भी पूछा हो, अष्टम भाव के राहु के विषय में मैंने काफी बृहद रूप से उसमें 3-4 मिनट का समय लेकर के बताया हुआ है। अगर नवमांश कुंडली के दशम भाव में आपके राहु बैठे हैं तो इसको अच्छा माना जाएगा। इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आएगी, क्योंकि चौथे में केतु हो जाएंगे तो वो दाम्पत्य के सुख को प्रदर्शित करता है, चतुर्थ भाव नवमांश का। तो दाम्पत्य जीवन के सुख में कुछ हद तक कमी तो देखने में जरूर मिलेगी, लेकिन दशमस्थ राहु का होना नवमांश कुंडली में ये बड़े लोगों के साथ में आपके संबंधों को बहुत आसानी से बना देगा, ये इस बात की सूचना को प्रदर्शित करता है। और राजनीति में अगर ऐसा व्यक्ति जाना चाहे तो उसको शीघ्र ही सफलता मिलती है, या जो राजनीति के पद पर अच्छे अच्छे लोग हैं उनसे उनसे मिलना, क्योंकि आसान नहीं होता है, जो पद पर पहुंच जाते हैं उनसे मिलना आसान नहीं होता, परंतु ये ग्रह स्थितियों की वजह से भाग्य का साथ कुछ ऐसा मिलता है कि उन बड़े राजनीतिज्ञों से, बड़े अधिकारियों से मिलना बहुत आसान हो जाता है। ये इस प्लैनेटरी पोजीशन का लाभ होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो है वो कृष्ण लोध जी का है। इन्होंने लिखा है कि नमस्ते सर, आपके ज्ञान को प्रणाम। क्या मेष लग्न की कुंडली में शनि सेकंड हाउस में प्लेस्ड हो तो क्या अपनी दशा में आर्थिक अवस्था अच्छा करते हैं? शुक्र भी 12th हाउस में उच्च के हैं। देखिए, मेष लग्न की कुंडली में शुक्र अगर 12वें भाव में गए हैं तो धनपति हो गए, 12वें में गए लेकिन उच्च के हैं, तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि 12वें भाव में शुक्र अति सौभाग्यशाली बना देते हैं व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति अपने सुखों के प्रति बहुत ज्यादा खर्च करने वाला हो जाता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन शनि जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। मेष लग्न की कुंडली में दशमेश और लाभेश होकर के धन भाव में बैठे हैं, महाधनी योग का निर्माण करते हुए, और उनकी दृष्टि जो है वो लाभ स्थान पर भी पड़ रही, तो अपने ही घर को देख करके उस भाव की वृद्धि करेंगे। फलस्वरूप आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति बहुत मजबूत है। और अगर आपको, आपने क्या कहा है, किसकी दशा है? शनि की ही दशा लग गई, तो शनि की दशा में थोड़ा मानसिक अशांति परेशानी तो रहेगी, क्योंकि वो पापक ग्रह है, लेकिन धन आगमन की स्थिति को बहुत मजबूत और आर्थिक अवस्था को जी बिल्कुल अच्छा करता है। जो आपने लिखा है कि अच्छा करते हैं, तो जी शनि की महादशा अगर मेष लगन की कुंडली में आए और वो धन भाव में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं तात्कालिक मित्रता में भी वो है, मित्र राशिस्थ है तो अति मित्र हो जाएंगे। इसके चलते ये आपकी आर्थिक कंडीशंस को अच्छा ही बनाने वाले हैं अपनी इस दशा में। और दूसरा प्रश्न भी इन्हीं का है कि सर, जेमस्टोन कैसे देना उचित होता है, लग्न चार्ट के अनुसार और नवमांश के अनुसार? देखिए, दोनों को देखा जाता है। जेमस्टोन एक ऐसी चीज है, पूजा पाठ से संबंधित उपाय आप लोगों को करा सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं होती, उसका प्रभाव मिलता है, शुभ प्रभाव मिलता है। पूजा पाठ का कभी भी कोई दुष्परिणाम या बुरा प्रभाव देखने में नहीं मिलता। परंतु जेमस्टोन्स क्या होते हैं, इनका बुरा परिणाम भी मिल जाता है यदि अगर आपको सूट नहीं कर रहे हैं तो। और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ किसी एक ग्रह के स्पेसिफिक रत्न का बुरा परिणाम, यदि कोई रत्न आपको सूट नहीं करता तो वो आपको बुरा परिणाम देगा। वो कोई भी रत्न हो, नव ग्रहों में से किसी भी ग्रह का रत्न हो, वो आपको नुकसान ही प्रदान करेगा। ग्रह को
ग्रह के रत्न को पहनाने के लिए सबसे पहले देखना होता है वो ग्रह उस जन्म कुंडली में D1 चार्ट में कारक होना चाहिए, उसकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। स्थिति अच्छी होने का मतलब है कि नवमांश में भी वो ग्रह अच्छी स्थिति में बैठा हो। तो D1 और D9 दोनों ही चार्ट्स को देखने के बाद में किसी व्यक्ति को जेमस्टोन की सलाह दी जाती है। यदि कोई ग्रह जन्म कुंडली में अच्छा दिख रहा हो परंतु नवमांश में वो पीड़ित है तो उसके रत्न को पहनने से बचना चाहिए। और जेमस्टोन अंश बल, षडबल इत्यादि के आधार पर वो ग्रह किसके नक्षत्र में है, उसकी तात्कालिक मित्रता, पूरी अवस्थाओं को देखने के बाद में जेमस्टोन, तो मैं अगर किसी को जेमस्टोन रिकमेंड करता हूं तो बकायदा पूरी जन्म कुंडली की स्थिति को देखने के बाद में उस ग्रह को अन्य डिविजनल चार्ट्स में भी देखने के बाद में मैं किसी को जेमस्टोन सजेस्ट करता हूं। तभी दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं किसी को जेमस्टोन पहनने की सलाह बहुत आसानी से नहीं देता हूं, क्योंकि उसके लिए जन्म कुंडली का पूरा बकायदा अध्ययन करना आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये पार्था सारथी लोध जी का है कि सर अगर मकर लग्न की कुंडली हो और शनि की दशा और अंतरदशा चल रही हो तो क्या नीलम धारण किया जा सकता है। देखिए, दशाओं के आधार पर कभी भी जेमस्टोन धारण नहीं किया जाता। मकर लग्न की कुंडली में शनि लग्नेश होते हैं, यदि उनकी पोजीशन अच्छी है और नवमांश कुंडली में भी उनकी स्थिति अच्छी बन रही तो आप खुशी से शनि का रत्न नीलम धारण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है शिवम शर्मा जी का है, काफी बड़ा प्रश्न है। नमस्ते सर, मेरा नाम उत्कर्ष शर्मा है। ठीक है, मेरी कर्क लग्न की कुंडली है, लग्न में गुरु बैठे हैं 10 डिग्री पे, सेकंड भाव में मंगल 1 डिग्री, सूर्य 5 डिग्री पे हैं, थर्ड भाव में बुध है 1 डिग्री पे, शुक्र 21 डिग्री पे हैं, फिफ्थ भाव में केतु हैं। मेरा बर्थ 2002 का है, मेरी राहु की महादशा 2025 से 21 तक थी। क्वेश्चन है सर 2016 तक मुझे पढ़ाई बहुत अच्छे से समझ आती थी, मैं पढ़ाई में टॉपर था, पर 2016 के बाद मुझे समझने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी और मैं पढ़ाई से दूर होता चला गया। मैंने कई बार कोशिश की पर मैं पहले जैसा स्टूडेंट नहीं हो पा रहा हूँ। जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ और आगे एज में एक अच्छा स्टूडेंट बन पाऊंगा। मैं फिजिक्स में साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो कर्क लग्न की आपकी कुंडली है, लग्न में गुरु है, चंद्रमा कहाँ बैठे हैं आपने, चंद्रमा 8th भाव में चंद्रमा है, अष्टम भाव में चंद्रमा बैठे हुए हैं जाकर के, तो लग्नपति का अष्टम भाव में जाना, लग्नेश अष्टम भाव में गए तो कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनेगा। अष्टम भाव में कुंभ राशि आती है, मतलब आपकी राशि कुंभ है, 5 डिग्री पर चंद्रमा बैठे, लग्नेश बाल्यावस्था में बैठे हुए हैं, लग्नेश बाल्यावस्था में कहीं ना कहीं परेशानी है। 11वें भाव में राहु बैठे हुए हैं, ये तो अच्छा है। 12वें भाव में शनि है, 11वें के राहु है तो राहु की महादशा तो ठीक गई। कोई देखिए जन्म कुंडली को एक बार देखना होगा। अब राहु की महादशा आपको 2016 से 2021 तक थी, नहीं 2005 से 2021 तक थी और 2016 तक सब कुछ ठीक था। तो ऐसा तो नहीं कि राहु में शुक्र है, राहु में सूर्य चंद्रमा मंगल का जब अंतर लगा तो ऐसा हुआ। तो ये तो देखिए जन्म कुंडली को देखने का और समझने का विषय है कि उस समय क्या गोचर चल रहा था, उस समय राहु गोचर में किस तरह से थे। बाकी कारण तो समझ में आता है कि लग्नपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं चंद्रमा, तो कहीं ना कहीं परेशानी तो देंगे, कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। तो ये है। अब सिर्फ इन ग्रह स्थितियों के आधार पर नहीं, बाकायदा जन्म कुंडली को देख करके समझना होगा, उसके बाद में आपको बताया जा सकता है। लग्नेश अष्टम भाव में बैठे हुए हैं जाकर के, तो आपको अपना ऐसे व्यक्तियों का व्यक्तित्व गुप्त तो रहता है और साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट भी करेगा, लेकिन फिर भी पूर्णिमा को उपवास करिए, पूर्णिमा की शाम को चंद्रमा को दुग्ध से अर्घ प्रदान करिए ताकि थोड़ा मन शांत हो, तो आपका पढ़ाई में मन कुछ हद तक लग पाएगा। बाकी गुरु की महादशा तो आपको लग ही चुकी है, तो गुरु की दशा को आगे बढ़ने दीजिए। कर्क लग्न की कुंडली है तो गुरु की महादशा, गुरु को कहाँ बताया है आपने, लग्न में गुरु बैठे हैं 10 डिग्री पर, तो बहुत बढ़िया है ये। लग्न में अगर गुरु बैठे हैं तो जैसे गुरु में शनि का अंतर आएगा आपका पढ़ाई में मन लगना शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये नीरजा जी की आईडी से मनोज जी का है, क्या तुला लग्न वाले को गुरु बनाना चाहिए, वो भी तब जब गुरु 12th हाउस में हो। देखिए ये प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। गुरु क्या आप लग्न या कुंडली के आधार पर बनाएंगे, गुरु का मतलब क्या होता है, वो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के चला जाए। प्रत्येक व्यक्ति ने इस जीवन काल में जो सफल है उन्होंने अपने गुरु को बनाया हुआ है। भगवान राम के भी गुरु थे, कृष्ण जी के भी गुरु थे, हनुमान जी के भी गुरु थे, सूर्य भगवान उनके गुरु थे, उन्होंने शिक्षा हासिल करी। अब देखिए गुरु के भी मायने होते हैं, दो तरह के गुरु होते हैं, एक होते हैं शिक्षा गुरु और एक होते हैं दीक्षा गुरु। शिक्षा गुरु तो सभी के होते हैं, स्कूल में तो हर कोई जाते हैं तो वहाँ के टीचर्स भी आपके शिक्षा गुरु के रूप में ही देखे जाएंगे। गुरु का मेनली मतलब होता है, ये एक मैंने कहीं पे किसी स्टोरी में सुना था, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया था, मेरे को याद नहीं आ रहा किसने, बट एक अच्छे से उन्होंने समझाया था कि यदि आप किसी ऐसे रास्ते पर जा रहे हैं जो सिंगल वे है, आगे का आपको कुछ नहीं पता, परंतु आगे एक ट्रक आपके चल रहा है, तो आप उस ट्रक को फॉलो करते हुए चलते हैं। आप नहीं जानते कि उस ट्रक में कौन बैठा है, हो सकता है कोई शराबी उस ट्रक को चला रहा हो, बट आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं क्योंकि आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता। वो जैसा जैसा चलता जाता आप भी उसके पीछे पीछे चलते चले जाते हैं। तो बस वही है, आप उस अनजान व्यक्ति को फॉलो कर रहे हो तो आप किसी जानकार को, अच्छा कई लोग इसमें कहते हैं कि हमको तो ऐसा कोई मिला ही नहीं जिसको हम गुरु बना सकें, तो फिर वही उनसे प्रश्न निकल करके आता है कि तुमको अपने पूरे जीवन में कोई भी एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो तुमसे ज्यादा जानता हो।
क्योंकि अनुभव का होना किसी व्यक्ति के पास में आपसे ज्यादा वो आपका गुरु हो सकता है। अगर आप दीक्षा गुरु की बात कर रहे हैं तो भी गुरु बनाना चाहिए। यदि तुला लग्न की कुंडली हो या कोई भी हो, गुरु अगर आप बनाएंगे तो उनसे आप गुरु मंत्र लेंगे। वो गुरु मंत्र का जाप करने से आपकी जन्म कुंडली से आधे से ज्यादा संबंधित समस्याएं वैसे ही समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि गुरु जन्म कुंडली में 5 भावों के कारक होते हैं। गुरु धन के कारक हैं, गुरु ज्ञान के कारक हैं, गुरु यदि स्त्री की कुंडली है तो पति के कारक है, भाग्य के कारक है, संतान के कारक है, लाभ के कारक है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं चाहिए तो आप मत बनाइए, फिर आप तुला लग्न को लेकर के बैठे रहिए। लेकिन अगर आपको इन सब चीजों की जरूरत है, ये सब चीजें आपको चाहिए है, और अगर आपको कोई ऐसे योग्य व्यक्ति मिलते हैं जिन पर आपकी श्रद्धा है, जिनको आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकें, फिर कोई भी तर्क, वितर्क और कुतर्क उनको लेकर के नहीं होना चाहिए। कहा जाता है कि गुरु का जो वाक्य होता है वो ब्रह्म वाक्य होता है, तो उसमें कोई तर्क वितर्क और कुतर्क नहीं किया जाता। तो आपको अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तब बिल्कुल आप गुरु बनाइए और फिर उनको ब्लाइंडली फॉलो करिए, जो वो बोलते हैं उस बातों को मानिए। और यदि आपके मन में श्रद्धा नहीं आ रही है तो फिर कोई जरूरत नहीं है गुरु बनाने की। सिंपली आप तुला लग्न के हैं, आप हनुमान जी की आराधना करिए और हनुमान जी की आराधना से ही चीजें प्राप्त होंगी। परंतु ऐसा नहीं है, 12 लग्नों के लोग गुरु बना सकते हैं। गुरु का मेनली यही काम होता है कि अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाना। अच्छा, एक चीज और है, आज के समय में जो देखने में आ रहा है, गुरु ऐसे होने चाहिए जो आपको भगवान से जोड़ें, भगवान के प्रति आपके अंदर प्रेम डेवलप करें। ऐसा ना हो कि आप गुरु से ही पूरी तरह से जुड़ते चले जाएं और आपके घर के मंदिर में, आपके घर के पूजन स्थल पर भगवान की फोटो छोटी होती चली जाए, गुरु की फोटो बड़ी होती चली जाए। तो ये भी नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह की स्थिति हो रही है तो कहीं ना कहीं आपने गलत गुरु का चयन किया हुआ है। तो ये चीज आपको अपने बुद्धि और विवेक से देखना होता है। बाकी इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति को गुरु बनाना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए गुरु के सहारे की आवश्यकता तो होती ही होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है ये ऋतिक कुमार राय जी का है। इन्होंने पूछा है कि सर, तुला लग्न, शनि इन 8th विद गुरु, सन राहु शुक्र इन 10th, मून इन 3rd, मर्क्यूरी एंड मार्स इन 9th, बट इन नवमांश चार्ट शनि इज इन 5th विद मर्क्यूरी, तो क्या एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम होगी? और कुंडली सूर्य सबसे बली है षडबल में, तो क्या सभी दोषों का अकेले शमन कर देंगे? जी, जन्म कुंडली में यदि सूर्य सबसे ज्यादा बली हो तो वो सभी दोषों का शमन तो कर ही देते हैं, क्योंकि वो नैसर्गिक रूप से बली प्लैनेट है। तुला लग्न में शनि अष्टम भाव में बैठे हुए हैं गुरु के साथ में, तो पंचमेश का जाकर के अष्टम भाव से संबंध बन गया है। ठीक है, सन राहु शुक्र इन 10th हाउस, तो सूर्य दशम भाव में है, यानी कि मध्यान्ह काल का आपका जन्म है, तो सूर्य तो वैसे ही बली है, सूर्य राहु और शुक्र। मून इन 3rd हाउस, तो चंद्रमा भी आपका शुभ ग्रह है, मर्क्यूरी एंड मार्स इन 9th, तो बुध भाग्येश होकर भाग्य भाव में है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई शिक्षा में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। पंचमपति जाकर के अष्टम भाव में बैठे हैं, नवमांश भी आपका तुला लगने का है, वहां पे जो आपके शनि है पंचम भाव में स्वग्रही होंगे वो कुंभ राशि में, तो कहीं ना कहीं मजबूती उनको मिल रही है, तो शिक्षा में कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। हाँ, रटने में दिक्कत आपको जरूर जाएगी, थोड़ा समझना, थोड़ा रिसर्च करने वाला स्वभाव ये शनि आपका बना देंगे, लेकिन एजुकेशन में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। और हाँ, अगर सूर्य जन्म कुंडली में सबसे ज्यादा बली हूँ, किसी भी तरह के दुर्योग या दोष से ग्रसित ना हो, आपने राहु के साथ में बताया, अब डिग्री देखनी होगी दोनों कितनी दूरी पर है, लेकिन यदि सूर्य जन्म कुंडली में बलवान हूँ और अच्छी स्थिति में बैठे हुए हूँ तो वो जन्म कुंडली के सभी दुर्योगों का शमन अकेले कर देते हैं, क्योंकि सूर्य नैसर्गिक रूप से बली ग्रह है, साथ ही साथ ग्रहों के राजा हैं। जब राजा आपकी जन्म कुंडली में मजबूत होगा तो बाकी के जो ग्रह हैं वो कहीं ना कहीं श्रेष्ठ परिणाम देने के लिए बाध्य तो हो ही जाएंगे। सूर्य जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, सूर्य के प्रकाश से सभी ग्रहों में प्रकाश आता है, तो कहीं ना कहीं राजा का मजबूत होना बाकी ग्रहों को कंट्रोल तो कर ही देता है। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्न आप सभी दर्शकों ने किए थे और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 35 में मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी प्रश्नों के जवाब मैंने दिए वो सभी संतुष्ट होंगे। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके प्रश्न का जवाब इसी तरह से इस कार्यक्रम में दिया जाए तो आप अपने प्रश्न को अपने नाम के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। जैसे ही आगे आने वाले दी एस्ट्रोलॉजी शो के जो एपिसोड आते हैं उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और अगर आपको इस कार्यक्रम से कुछ भी लाभ मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।